हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के पार्ट 2 में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पिछला वीडियो सोविंग सीड ड्रिल और यहाँ तक था। अब ये वाला जो वीडियो है ये एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम सॉइल को बार बार यूज़ करते हैं, उसमें से प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है और न्यूट्रिशन होता है वो कम हो जाता है। और इस कारण उसे बढ़ाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। और फिर इसके नीचे करते हैं सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू क्रॉप। दिस न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टन एरियाज। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको कहा ही, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉप्स के बाद क्रॉप्स उगाए जाते हैं एक ही फील्ड में, और इस कारण कभी भी उस फील्ड को है ना बिना कल्टीवेटेड, मतलब बिना उसे कल्टीवेट किए नहीं छोड़ा जाता है, या तो और इसीलिए क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिशंस। और इसलिए हमेशा से हमेशा बार बार यूज़ करना उसको, सॉइल को, जो सॉइल होता है उसे पुअरर बना देता है, उसके न्यूट्रिशंस को कम कर देता है। देयर फॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, और इसलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। और इसके लिए फील्ड को रिप्लेनिश करने के लिए, सॉइल को वापस से न्यूट्रिशन वाला बनाने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग करते हैं। इम्प्रॉपर ऑफ इंस और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। और अगर इसको मैन्योरिंग अच्छे से नहीं कही जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वीक होते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट्स वीक ही बनेंगे। मैन्योर इज एन organic substance obtained from decomposition of plants or animal waste. Farmer dumps plants animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6। जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं कि जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट होता है, और जो प्लांट होते हैं जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, तब वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है, जो कि हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वाला बनाने के लिए। showed be better showed better growth of plant in which glass was the growth fastest. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। और अब फर्टिलाइजर्स के बाद, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, और वो डिफरेंट कैसे मैन्योर में से। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीकी। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपने नाम सुने ही होंगे इन फर्टिलाइजर्स के, जो कि खेत में डाले जाते हैं। यूरिया, अमोनिया, इन सब चीज़ों से जो यील्ड के क्रॉप होते हैं वो बहुत ही अच्छे पैदावार होता है, और साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए इन्हें फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। और ये जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। पर अगर इसका ज़्यादा यूज़ करें तो जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है, मतलब इसको, ये केमिकल प्रोडक्ट होता है, तो इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो सॉइल में होंगे उसमें कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ेंगे और उसकी फर्टिलिटी लेस हो जाएगी। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि अगर केमिकल वाटर में मिक्स होंगे तो वो एक पोल्यूटेड हो जाएगा। Therefore, in order to maintain the fertilizer of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated। या तो अगर हम क्रॉप्स को उगाते हैं तो हर एक ईयर के बीच में एक गैप रखना पड़ेगा, जिसमें जो फील्ड हो वो अनकल्टिवेटेड हो और उसमें उसकी जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है वो उतनी ही रहे। या तो फिर उसमें फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना होगा।
उस वजह से या तो ठीक होगा। अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे बहुत बार तो जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल्स टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब जैसे अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर बदल जाता है, वो ज़्यादा पानी सोखने लगता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिशन, और सारे न्यूट्रिशन सॉइल्स को मिल जाते हैं। एंड अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल with nutrition is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. और उसका एक और मतलब वे है, अगर हमें इस जो हमें ये भी नहीं यूज़ करना है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर भी नहीं यूज़ करना है, तो हमें जो क्रॉप्स होंगे वो ऑल्टरनेटली यूज़ करने होंगे। मतलब अगर हम एक सीज़न में कोई और क्रॉप उगाते हैं तो दूसरे सीज़न में कुछ और क्रॉप उगाएं, जिससे जो उसकी अंदर की फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन है वो सारे एक क्रॉप में ना जाए। जैसे कि अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन सिस्टम जैसे बोलते हैं। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा होता है कि वो लोग लेग्यूमिस उगाते हैं, और एक सीज़न में लेग्यूमिस, दूसरे सीज़न में वीट, फिर लेग्यूमिस फिर वीट। इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उसे नाइट्रोजन मिलता है और हेल्प मिलता है। और इसकी वजह से आजकल फार्मर्स को यही कहा जा रहा है कि वो एंकरेज किया जा रहा है कि वो अडॉप्ट करे इस प्रैक्टिस को, वो ऑल्टरनेटिंगली क्रॉप्स को उगाएं, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया। हमने पहले पढ़ा है रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट्स वो से जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमस प्लांट। और जो ये रिजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये नोड्यूल्स के मतलब जो रूट होती है लेग्यूमिस की उसमें ये प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है। अब देखिए फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस है। और फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर इज industrial material, it is being made by industries. Manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. A fertilizer is prepared in factories. फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्योर फील्ड में बन सकते हैं। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। मैन्योर्स क्या होता है, वो थोड़ा कम असर दिखाते हैं, पर उससे कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती है। और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो असर तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, मतलब हमारे जो क्रॉप्स होंगे बहुत अच्छे होंगे, पर ये ह्यूमस नहीं होता है। ये जो सॉइल होता है उसके लिए अच्छा नहीं होता है, सॉइल को ये बिगाड़ देते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, अब हमारा एडवांटेजेस पढ़ना है। मैन्योर का एडवांटेज क्या होता है हमें जैसे कि पता है, ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये एक फ़ायदा तो ये है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की उसे बढ़ा देते हैं। मतलब हम पानी डालेंगे तो और पानी सोखेगा सॉइल, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और ये सॉइल को अंदर से एकदम पोरस बना देते हैं, जिससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो भी हो सकते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और इसकी वजह मैन्योर की वजह से, मैन्योर एक जैसे कि हम पता है कि वो होता है क्या बोलते हैं, एक वेस्ट ही होता है, एनिमल वेस्ट। तो उसकी वजह से माइक्रोब्स भी लगते हैं उसमें, जो कि फार्मर्स के फ्रेंडली होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सॉइल जो होता है वो अच्छा बन जाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और इम्प्रूव करता है टेक्सचर। अब इरीगेशन का मतलब क्या होता है, all living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flower, fruit, and seeds of plant. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Nutrition dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both forced and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for
हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव बीन वाटर्ड रेगुलरली। अब इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जिसे हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं। जिससे जो फील्ड होती है उसे पानी से अच्छे से वो कर दिया जाता है, जिससे कि जो अंदर जो हमने सीड्स डाले हैं, सोविंग किया है, उस सोविंग से उसके ऊपर पानी गिरे और उसकी वजह से वो जो क्रॉप हो वो ग्रो करना स्टार्ट हो, उसके रूट्स के अंदर उसके रूट्स बने और साथ ही साथ वो जो क्रॉप है वो ग्रो करना स्टार्ट हो। द सप्लाई ऑफ वाटर इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। और इसे टाइम टाइम पे पानी दिया जाता है, मतलब इट इज़ वाटर रेगुलरली, बार बार पानी दिया जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और ये हर एक क्रॉप के लिए अलग होता है, मतलब अगर हम वीट उगा रहे हैं तो हमें वाटर लेस देना है, और अगर हम पैडी उगा रहे हैं तो वाटर बहुत ज़्यादा देना है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और अगर आपकी मिट्टी अगर अच्छी है, मतलब आपकी सॉइल बहुत अच्छी है, तो आपको लेस वाटर देना पड़ेगा। फर्टिलिटी ज़्यादा है सॉइल में, आप एक डेजर्टी एरिया में है, मतलब डेजर्ट एरिया में है तो सॉइल वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे सॉइल पहले से मॉइस्चर्ड है तो आपको लेस वाटर डालना पड़ेगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। और कभी कभी गर्मियों में हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पानी जल्दी इवोपरेट हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है। वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन, जैसे कि आपको मतलब इवोपरेशन बढ़ जाती है इसकी वजह से। और वाटर ये भी हेल्प करता है कि अगर फ्रोस्ट आए या तो फिर गर्म हवाएं आए तो उसकी वजह से क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उनके अंदर वाटर होता है 90%। सोर्स ऑफ इरीगेशन। अब इरीगेशन का सोर्स क्या होता है? आजकल तो लोग मोटर लगाने वाले हैं, पर पहले के टाइम पे इरीगेशन का सोर्स था वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। और ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है? द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू इट्स विल। अब वेल में से पानी निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, पुल्ली के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, हमें पता ही है। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। अब इसमें लेस वाटर होता है, क्योंकि हम कितनी मेहनत करके कितना पानी निकाल पाएंगे, तो इसलिए ये लेस एफिशिएंट होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे, देखो मोट, पुल्ली सिस्टम, जिसे पुल्ली सिस्टम बोलते हैं, चेन सिस्टम, यही एक सिस्टम, ये चेन सिस्टम ये रही। हम ऐसे वाटर निकालेंगे और ये हमारे खेतों की तरफ ऐसे जाएगा। और ये रही चेन सिस्टम और ये रही पुल्ली सिस्टम। इसमें एक और सिस्टम होती है ढेकली, जैसे कि ये रहा। इसमें एक जगह एक लॉग होता है बड़ा सा, उसके इधर ये बांध देते हैं, एक हैवी वो रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं, जिससे जो अंदर का वाटर होता है ऊपर आ जाता है बाल्टी के द्वारा, और उसके बाद उसे खेतों में डाल दिया जाता है। फिर राहत लीवर सिस्टम ये रही, ये बाई एनिमल्स यूज़ किया जाता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप। और आजकल हमें पंप्स का यूज़ किया जाता है, वाटर पंप्स का, मोटर्स का। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आप देख सकते हैं, मॉडर्न मेथड बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी है, जिससे वाटर की वेस्टेज भी नहीं होती। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जैसे आप देख सकते हैं वाटर का यूज़ एकदम सही तरीके से हो रहा है। द मेन मेथड यूज्ड, और इसमें सबसे अच्छा मेथड है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर एक मेथड होता है जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो एकदम सही मात्रा में हर एक प्लांट को, क्रॉप को मिलता है। जैसे दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अब ये कैसे? लैंड के लिए, अगर लैंड लेवल्ड ना हो तो भी ये चलेगा, तो भी ये जो सिस्टम है ये यूज़ हो सकता है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप्स are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipes under pressure, with the help of the pump, it escapes from rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkle is वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल्स। अब ये स्प्रिंकल सैंडी सॉइल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वाटर को है ना एक पर्टिकुलर वे में, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अच्छे से। और अब दूसरा मेथड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इस सिस्टम में एक ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फॉल करता है प्लांट्स के अंदर, वो भी
जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, और रूट्स की पोजीशन में, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, और इसीलिए उसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ रूट्स होती है वहाँ पे ये धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, और ज़्यादातर फ्रूट प्लांट्स गार्डन और ट्रीज़ के लिए यूज़फुल होता है, मतलब ये क्रॉप के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज फुल, और ये उसी रीजन में यूज़ किया जाता है जहाँ पानी कम है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? बेफालतू के जो प्लांट्स होते हैं जो उग जाते हैं उसे वीड्स कहा जाता है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप, दे अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और उन्हें वीड्स कहा जाता है। जो बेफालतू के प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। अब वीड का रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये क्रॉप्स जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर जो सॉइल होता है, सॉइल के जो अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं उन सबको यूज़ कर लेते हैं। अब इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप, these undesirable plants are called weeds. The removal of weed is called weeding, और इसका रिमूवल वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप, वीड compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. Thus, they affect the growth of crops. Some weeds interface even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और कुछ weeds तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत poisonous होते हैं human beings और animals के लिए। अगर कोई गलती से कोई अगर आपका एनिमल हो वो उसे खा ले तो वो मर भी सकता है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और ये क्या होते हैं, compete करते हैं प्लांट्स के साथ। अगर ये रहेंगे तो प्लांट्स को लेस वाटर, लेस न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग द किल्स ऑफ वीड, इसीलिए टिलिंग कहा जाता है। जो अंदर के जो रूट्स होते हैं इनके वीड्स के, उन्हें निकाल दिया जाता है टिल करके, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो कि बाद में ड्राई अप हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं सॉइल के लिए। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, और इसका बेस्ट टाइम होता है वीड्स का जब तक वो फ्लावर ऑफ सीड्स ना निकाल लें, उससे पहले उनका रिमूवल कर दिया जाए। अगर सीड्स आ जाएंगे वीड्स के अंदर तो वो और ज़्यादा वीड्स उगने लगेंगे उस एरिया में, इसलिए इन्हें पहले ही निकाल दिया जाता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग दम close to the ground and time to time. This is done with the help of खुरपी। अब अगर हम नॉर्मल वे की बात करें तो खुरपी की हेल्प से हम इसे काट सकते हैं नीचे से ऊपर से, बट इससे क्या होगा कि बाद में वो उग जाएंगे, और इसीलिए बार बार इसे करना ज़रूरी होता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स, और सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है जिससे जो वीड्स होते हैं ऊपर के अप्रूट होते हैं उसे निकाल दिया जाए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स, और इसके लिए वेडिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिन्हें अगर डाल दिया जाए तो वीड्स जो होते हैं वो अपने आप किल हो जाते हैं और मर जाते हैं। लाइक 2,4-D, इसे याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं। देज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और ये यूज़ किए जाते हैं वीड्स को किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप को कोई डैमेज नहीं देते। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड विद स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रेयर, और इसे स्प्रेयर से स्प्रे किया जाता है। ये देखिए इसे वीडिंग कहते हैं, और वेडिसाइड्स हैं जो इसे स्प्रे किया जा रहा है, और इसके लिए बहुत ही उसकी ज़रूरत होती है, क्या बोलते हैं, सेफ्टी की, क्योंकि अगर वीडिंग हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए और साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी, ह्यूमंस के लिए। एज ऑलरेडी मैंशन द वेडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर, सो दे शुड यूज दिस chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of this chemical, और इसीलिए यूज़ किया जाता है, मास्क का यूज़ किया जाता है जिससे वो केमिकल हमारे मुंह में और नाक में न जाए। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो होता है वो एक लास्ट प्रोसीजर होता है क्रॉप्स को निकालने का। जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो गए होते हैं, अच्छे से बन गए होते हैं, उन्हें के अंदर सारे जो क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर उनके सीरियल्स आ गए होते हैं, तो उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड और कट क्लोज टू ग्राउंड। हार्वेस्टिंग क्या जाता है, क्लोज टू ग्राउंड में क्रॉप्स को काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, और कोई सीरियल क्रॉप हो उसे 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन अदर कंट्री
इज आइदर डन मैनुअली बाय सिक्कल, हार्वेस्टिंग या तो सिक्कल से की जाती है तो मशीन हार्वेस्टर से की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, और जब हार्वेस्टिंग की जाए तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन होते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। अब फ्रॉम द चाफ द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, अब इसे थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, which is in the fact of combined harvester and thresher। अब ये दो काम करती है, हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी। यह हार्वेस्ट भी कर देती है और साथ ही साथ जो क्रॉप्स को भी निकाल देती है उसके अंदर से। अब फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ विथ विनोविंग, और अगर किसी के पास छोटी ज़मीन हो और छोटे कम हो उसके पास ग्रेन्स, तो वो सेपरेट क्रॉप कम हो तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स इससे करता है, विनोविंग मशीन से। जैसे कि आप जानते हैं थ्रेशर होता है, थ्रेशर के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब स्टोरेज कैसे किया जाता है, अब इनको स्टोर कैसे किया जाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब स्टोरेज जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर हम सब कुछ पूरे क्रॉप को उगा लेते हैं और हम स्टोरेज नहीं कर पाए उसका तो वो बिगड़ जाएगा, इसीलिए स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रोन आर टू बी kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप्स को इन सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, ग्रेन्स में से ग्रेन्स को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है। द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर, और जो फ्रेश क्रॉप होते हैं उन्हें मोर मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। और इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, अगर जो फ्रेश हार्वेस्टेड सीड्स होते हैं जो तुरंत निकाले जाते हैं उन्हें ड्राई किया जाता है ऑयल लगा के, जिससे कि उसके अंदर की जर्मिनेशन कैपेसिटी बनी रहे। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्टी ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, मॉइस्चर कम करने के लिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, और ये मदद करता है हमें जिससे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी अटैक ना करे। फार्मर स्टोर, देखिए स्टोरेज है जहाँ पे ये देखिए जैसे लिखा ही है यहाँ पे छोटी भाषा में, भारतीय खाद्य निगम। यहाँ पे जितने भी हमारे वो होते हैं व्हीट ग्रेन्स जितने भी होते हैं सब स्टोर होते हैं। सीलॉस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, इतने बड़े बड़े सीलॉस हैं। और जैसे कि पहले ही हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाना बनाना हो तो कैसे करना जाए, तो उसके लिए ये सब मेथड्स ज़रूरी हैं। अब ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन डैट लाइक प्लांट, अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। फूड क्या है, मिल्क, और ये कहाँ से आता है, सोर्सेस, ये तो बहुत ईजी है। After completing this table, you must have seen that, like plants, animals also provide us with different kind of food. Many peoples living in coastal areas consume fish as a major part of their diet। जैसे कि हम जानते हैं ये जो कोस्टल एरियाज़ के लोग होते हैं उन्हें फ़िश जो होता है वो उनका डेली डाइट होता है। जैसे कि हमारे लिए गेहूँ दाल चावल है, वैसे उनके लिए फ़िश डेली डाइट होता है as a major part of their diet। In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plant। We have just seen that produces to the process of crop production involves number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in farms have to provided with proper food, shelter and care। When this is done on a large scale is called animal husbandry। अब आपने कई जगह एनिमल हस्बेंडरी देखा होगा जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, वो छोटे जब वो बहुत ही छोटे होते हैं तभी लाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, अच्छे से बड़ा किया जाता है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब जब बहुत सारे लार्ज स्केल में हो जाते हैं तब उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, तब उन्हें बेच दिया जाता है। ओह सॉरी, एक गलती हो गई हमसे, हमने यहाँ से पढ़ना था हमको। अब ये देखिए ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। और ये जो वीट होता है उन सबको बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोरेज में यहाँ पे लार्ज स्केल में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, सिलोस में और ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ये जूट बैग्स होते हैं जिन्हें उसके अंदर ग्रेन्स को भर के रख दिया जाता है जिससे वो बचे रहें। Dried neem leaves are used for storing food grains at home।
For storing large quantity of grain in a big godown, specific chemical treatment and required to protect them from the pest and pathogen. अगर हमें घर में अगर कोई क्रॉप बचाना हो तो हम ड्राइड नीम यूज़ करेंगे। और अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन हो और उन्हें अगर हमें स्टोर करना हो तो हम गोडाउंस में केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसे यूज़ करते हैं, जिससे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे। और फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये फूड्स फ्रॉम एनिमल था, इसके बारे में एनिमल हस्बेंडरी के बारे में पढ़ाई है हमने। अब ये कीवर्ड्स हैं, ये सब सिंपल। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने वीडियो, अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो देखिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब अगला सेकेंड चैप्टर मैं बाद में डालूँगा। थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो।